नमस्कार। आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्रा में आप सभी व्यूज का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज मैं जो योग लेकर आई हूँ उस योग के बारे में क्लासेस में ज्योतिष पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने इसके बारे में सुना होगा, पर इसकी पूर्ण व्याख्या बुक्स में नहीं मिलती थी। तो आज इसी की चर्चा आधुनिक संदर्भ में करते हुए मैं ये बताना चाहती हूँ इसका अर्थ, इसका फॉर्मेशन कैसे बनता है, किन कारणों से बनता है और इसके लाइफ में क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। इस योग का नाम है पुनर्फू योग। एक्चुअल में पुनर्फू का जो सही मायने में जो वर्ड है, जो शब्द है वो है पुनर्भू। पुनर्भू संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है पुनः, दोबारा, और भू धातु है जिसका अर्थ है होना, यानी किसी भी चीज का दोबारा से होना, पुनः पुनः होना। एक बारी इसकी क्रिएशन नष्ट होगी, उसके बाद ये दोबारा से होगी। और ये किस संदर्भ में है इसकी मैं आज आपके सामने व्याख्या करती हूँ। पुनर्भू योग को विष योग भी कहा जाता है। इसका सीधा सीधा कनेक्शन शनि और चंद्रमा से है। चंद्रमा यानी मन का कारक, शनि हमारे कर्म का कारक भी है और यह स्थिरता भी प्रदान करता है। काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा 4th हाउस को बिलोंग करता है और शनि 10 और 11 भाव को बिलोंग करता है। जब इन दोनों का कनेक्शन आपस में बनता है तो किस तरह से इसके नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं, और वो नेगेटिव कितने नेगेटिव हो सकते हैं, पूर्ण नेगेटिव हैं, अर्ध नेगेटिव हैं, या इसका इफेक्ट किन किन भावों पे किस तरह से पड़ता है, ये आज मैं आपको बताने का प्रयास करती हूँ। पुनर्भू, जिसके जैसे कि मैंने बताया पुनर्भू, और आम भाषा में हम इसको पुनर्भू कहते हैं। और पुनर्भू मतलब किसी भी चीज का दोबारा से होना। इसका मेनली जब हम क्लासिक्स में पढ़ते हैं तो क्लासिक्स में इसके बारे में कहा गया है कि ये स्त्रियों की कुंडली में पाया जाता है, क्योंकि हमारे पुरानी या हमारे हिंदू सभ्यता में स्त्रियों का, जैसे कहते हैं कि एक विवाह हो जाता है तो वही पति वही परमेश्वर रहता है। यदि उसकी कुंडली में ये देखा जाए कि चंद्रमा शनि का कोई योग बन रहा है तो उस समय के आधार पर यह कहा जाता था कि ये स्त्री के 2 विवाह होंगे या एक रिश्ता टूटने के बाद दूसरा विवाह होगा। तो जब कुंडली की जांच की जाती थी तो स्त्रियों के लिए ये ज्यादा मायने रखता था कि इसमें पुनर्भू योग तो नहीं है, इसका कोई इफेक्ट इनकी लाइफ पे, इनकी मैरिड लाइफ पे तो नहीं आने वाला है। परंतु अगर आज के संदर्भ में देखें तो स्त्रियों का दोबारा विवाह बुरा नहीं माना जाता है। और पुरुष की कुंडली में भी, मेरे अनुभव में इसे पुरुष की कुंडली में भी चेक करना चाहिए और स्त्रियों की कुंडली में भी चेक करना चाहिए कि इसका इफेक्ट मैरिड लाइफ में आ रहा है या किन किन भावों में पड़ रहा है। इसके लिए मैं आप पीपीटी शेयर करती हूँ। पुनर्भू योग यानी मून सैटर्न चंद्रमा शनि का कनेक्शन। व्हाट इज पुनर्भू योग? पुनर्भू योग क्या है? ये कहा जाता है कि शनि और चंद्रमा के कनेक्शन से पुनर्भू योग बनता है। जब शनि और चंद्रमा एक साथ होते हैं, एक भाव में होते हैं, उनकी एक युति बनती है, या शनि का जो दृष्टि है वो चंद्रमा पे पड़ती है तो मून अफेक्टेड हो जाता है। मून कैसे अफेक्टेड होता है? यदि हम ये देखें कि मून क्या है, मून हमारे 4th भाव को बिलोंग करता है, यानी मदर, यानी माँ, हमारे मन, भावनाएं, गति, चंचलता, हमारे पूरे जो मन के ऊपर अधिकार मून का रहता है। यदि यही मून अफेक्टेड हो जाए शनि से, शनि जो कि एक काल पुरुष में कार्मिक कर्म को प्रेजेंट करता है, पर इसका अफेक्ट बहुत लॉन्ग टर्म रहता है। शनि स्थिरता का कारक है, शनि लंबी अवधियों का कारक है, शनि का दशा और गोचर बहुत लंबी होती है। शनि का अफेक्ट जब चंद्रमा पे पड़ता है तो ये एक तरह से बहुत फियर्स, एंग्जाइटीज और साथ में ये सिरदर्द, मतलब मानसिक तनाव देने की क्षमता रखता है। तो जब शनि और चंद्रमा आपस में मिलते हैं, इनका कनेक्शन आपस में मिलता है, तो स्त्री की कुंडली में यदि ये 7th भाव से कनेक्शन बने तो यहाँ पर जो योग बनता है वो पुनर्भू योग माना जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर इसमें या तो कोई रिलेशनशिप या कोई जो मैरिज के लिए जो सगाई की होती है वो, या कोई रिलेशनशिप टूट जाता है और उसके बाद वो दोबारा से बनता है, वो या तो किसी उसी पर्सन से भी दोबारा बन सकता है या किसी अनदर पर्सन से भी दोबारा बन सकता है। मतलब इसमें एक रिलेशनशिप का टूटना, उसके बाद कुछ समय के बाद रिलेशनशिप दोबारा जुड़ना, इसे कहते हैं पुनर्भू योग। ये कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है? पुनर्भू योग की जब हम व्याख्या करते हैं तो पुनर्भू योग में शनि और मून का कनेक्शन, यदि ये दोनों एक दूसरे को अस्पेक्ट करें, इसका मतलब अर्थ हो गया कि चंद्रमा और शनि एक दूसरे से समसप्तक हों, एक दूसरे को अस्पेक्ट करें, एक दूसरे के हाउसेस में हो सकते हैं, पर इसमें हाउसेस जो है, अगर शनि कर्क राशि में है और चंद्रमा
जो है मकर राशि में है, तो यहाँ पर इसका एक्सचेंज माना जाएगा, तो जो क्योंकि उसमें संसप्तक दृष्टियां भी हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि ये शनि और चंद्रमा एक ही राशि में हो तो इनकी युति बनेगी। शनि से चंद्रमा तीसरे या 10वें साइन में हो, क्योंकि शनि की 3, 7 और 10 दृष्टियां, जब म्यूचुअल एस्पेक्ट आएगा तो उसमें उसकी 7वीं दृष्टि लगेगी। और जब शनि की चंद्रमा पर तीसरे तीसरे भाव में जब चंद्रमा होगा तो उस समय शनि की तीसरी दृष्टि लगेगी, और 10वें घर में चंद्रमा होगा तो इसकी 10वें दृष्टि लगेगी। पर इसका कनेक्शन यदि 7वें घर से आता है तो ही पुनर्वसु योग का निर्माण होता है, और उसका इफेक्ट मैरिड लाइफ में आ सकता है। पुनर्वसु योग जो है चार्ट में जनरल भी देख सकते हैं, जैसे कि पर उसमें इफेक्ट ज्यादा नहीं आएगा। जनरल में जब हम शनि की दृष्टि चंद्रमा पे आएगी पर चंद्रमा की दृष्टि शनि पे नहीं आएगी तो इसका इफेक्ट पूरा नहीं आएगा। यदि चंद्रमा और शनि आपस में एक दूसरे के सामने हो, एक दूसरे के के युति में हो, या एक दूसरे से नक्षत्र परिवर्तन में भी हो सकते हैं। यहाँ पर नक्षत्र परिवर्तन में यदि चंद्रमा वृश्चिक राशि में है और शनि कन्या राशि में है तो यहाँ पर नक्षत्र परिवर्तन हो सकता है, या तीनों ही नक्षत्र चंद्रमा के 3 नक्षत्र और शनि के 3 नक्षत्र यदि एक दूसरे के एक्सचेंज में है तो ये योग पूर्ण प्रभावशाली होगा। ये कैसे बनता है? मून और सैटर्न एक दूसरे के ऑपोजिट प्लेनेट है, क्योंकि मून 4th हाउस को बिलोंग करता है और शनि 10th हाउस को बिलोंग करता है, तो ये एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। यहीं पर ही जब चंद्रमा की राशि होती है तो यहाँ मंगल नीच का हो जाता है, और इसी 10वें राशि में जो मंगल है वो उच्च का हो जाता है। तो इसी तरह से जैसे इनका जो सिग्निफिकेंसेस हैं, यहाँ पर जो सैटर्न है वो स्लो प्लैनेट है। स्लो प्लैनेट होने से इसका जो प्रभाव है, इसके अंदर थोड़ी रिजिडिटी, स्टेबिलिटी और कंपल्शन वाला स्वभाव है कि ये काम, जैसे कोई काम करना है और जरूर करना है। और मून जो है वो एक पोषक, जैसे मदर एक पोषण करती है उसी तरह से ये प्रिजर्व करता है चीजों को, और ये इसका ही पोषण करता है, ये फ्लेक्सिबल है। और शनि जो है वो डिटैचमेंट का कारक है, ये जहां होता है वहां विच्छेद कर देता है, और मून जो है वहां पर उस चीज को प्रिजर्व करके रखता है, उस भाव को। मून इमोशनल प्लेनेट है, और जो शनि है वो उसमें इमोशंस कम है। इनके जो कंजक्शन होती है, ये आपस में जब जुड़ते हैं तो ये इनकी जो टेंडेंसी होती है जब आपस में जुड़ने के बाद ये एक डिप्रेसिव टेंडेंसी हो जाती है। इसका रीजन क्या है कि एक जैसे चंद्रमा है, अगर हम उसको किसी एक ग्लास लेते हैं, ग्लास में अगर दूध डालें तो चंद्रमा का जो प्रभाव है वो दूध जैसा है, स्वच्छ, यानी चंद्रमा कर्क राशि को बिलोंग करता है तो शुद्ध जल की राशि। चंद्रमा दूध को बिलोंग करता है क्योंकि माता से बिलोंग करता है तो इसका दूध से कनेक्शन बनता है। तो जब हम किसी एक ग्लास में दूध डालते हैं तो उसका दूध का रंग सफेद होता है। जब हम इसके अंदर नीला रंग, शनि का रंग, अगर शनि का रंग मिला दे, शनि का जो नेगेटिविटी मिला दे तो वो दूध विषाक्त हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर दूध के अंदर विष मिलने से जो ये फॉर्म होता है, ये विष योग का भी फॉर्म करता है। इससे क्या होता है, व्यक्ति के मन पे बहुत डिप्रेशन, नेगेटिविटी, स्लीपनेसनेस, और जो उनका माइंड है बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजों को सोचने लग जाता है। तो यहाँ जो जो दो प्लेनेट का जो प्रभाव है, दो प्लेनेट का प्रभाव होने से शनि और चंद्रमा के मन पे बहुत अफेक्ट करता है। अब यहाँ पर इससे की कुंडली में कैसे प्रभाव पड़ता है? जब भी शनि का संबंध चंद्रमा के साथ होगा तो जब भी शादी की कोई बातचीत चल रही होगी तो बातचीत के दौरान अगर बातचीत का निर्धारण हो गया उस समय पर, या विवाह का अगर समारोह हो रहा है तब भी ये कोई ना कोई बाधा शनि डाल सकता है। ये योग पुनर्पु योग स्त्री की कुंडली में माना जाता है। यदि पुरुष की कुंडली में देखते हैं तो ये योग क्लासिक्स में कहा गया है कि शनि चंद्रमा की युति यदि 7th हाउस में होती है तो यहाँ पर अविवाहित रहने के योग है। पर यहाँ पर जब तक हम पूरी कुंडली की जांच नहीं करेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि अविवाहित रहने के योग बन रहे हैं, क्योंकि मैं अभी 1-2 उदाहरण दूंगी जिसमें फीमेल कुंडली और मेल कुंडली में बताऊंगी कि किस तरह से योग फॉर्म होता है। यहाँ पर इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि जैसे कोई चीज पुनर्पु योग में क्या होता है कि कोई सेटल हो गया, इसका एक सिंपल सी लैंग्वेज है, सेटल्ड मैटर बिकम्स अनसेटल्ड। मतलब इस योग में जब ये योग देखा जाता है तो कुछ लोग इस योग से बहुत डर जाते हैं, बहुत भयभीत होते हैं कि शनि चंद्रमा का योग इस स्त्री की कुंडली में लगा हुआ है, इससे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये लड़की हमारे घर के लिए सुख समृद्धि लाने वाली होगी या इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम ही रहेगी। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब इसमें क्या है कि जो सेटल मैटर जितने भी हैं वो अनसेटल्ड उस पोजीशन में चले जाएंगे। सेटल्ड मैटर बिकम्स अनसेटल्ड। और ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि एक सगाई का टूटना होता है। आजकल के आधुनिक संदर्भ में देखें तो जो आजकल बॉयज और गर्ल्स हैं लेट मैरिज करते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर
एक रिलेशनशिप चल रहा होता है और उस रिलेशनशिप का एंड होता है, उसके बाद अरेंज मैरिज या लव मैरिज में होती है, तो वो एक रिलेशनशिप के एंड होने के बाद होती है। तो अगर पुनर्को योग में ऐसा कोई योग बन रहा है तो इसका मतलब वो वाला जो हिस्सा है रिलेशनशिप का वो खत्म हो गया और वो दोबारा से शुरू हो गया। यानी एक एंट्री, किसी भी व्यक्ति की एक एंट्री हमारे जीवन में हुई, उसके बाद शादी हुई और शादी के बाद वो दूसरी एंट्री हुई। तो इसका मतलब है कि शनि चंद्रमा का जो प्रभाव है वो एक रिलेशनशिप के तौर पे भी हो सकता है। जरूरी नहीं यहाँ पे सगाई का टूटना हो या कहीं शादी का टूटना हो तो दोबारा शादी का नहीं है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप के बारे में भी हम कह सकते हैं। चंद्रमा हमारे मन को प्रेजेंट करता है, संवेदनशीलता है, और जो शनि है वो अनुशासन का और स्ट्रिक्टनेस का कारक। यहाँ पर ये शनि की कठोरता चंद्रमा को सहन नहीं होती है, क्योंकि चंद्रमा बहुत जो फास्ट मूविंग प्लेनेट है उसके अंदर बहुत व्यग्रता चलता रहती है और शनि उसको रोकने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि इस तरह के कुंडलियों में व्यक्ति सोचने की जो पावर है वो बहुत चंचल नहीं होगी, वो व्यक्ति धीर या गंभीर भी हो सकते हैं। अब शनि जो होता है वो चंद्रमा की सौम्यता को सोख लेता है और मन की जो संवेदनशीलता पे इसका प्रभाव पड़ता है। अगर ये 7th भाव से कनेक्ट करे तो शादी पे प्रभाव आ सकता है, ये 10वें भाव से प्रभाव कनेक्ट करे तो व्यक्ति जल्दी जल्दी जॉब में परिवर्तन करेगा, क्योंकि शनि कर्म कारक है और चंद्रमा जो है मूवमेंट का कारक है। तो व्यक्ति की जो जॉब में या तो ट्रेवल वाली जॉब्स हो सकती है या वो जॉब को बहुत जल्दी जल्दी चेंज करने की प्रवृत्ति रखेगा। पुनर्को योग वाले व्यक्ति में विवाह और विवाह से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये किसी भी रूप में हो सकता है। यदि शनि और चंद्रमा की युति है, 7th भाव से कनेक्ट कर रही है, 7th भाव से 7th लॉर्ड से शुक्र से भी कनेक्ट कर रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति का विवाह देरी से हो सकता है। जीवन साथी के प्रति कभी न कहीं असंतोष की भावना हो सकती है, रिश्तों में अलगाव की भावना हो सकती है, वैवाहिक जीवन में किसी अन्य के साथ संबंध भी हो सकता है। पर इसके लिए हमें दूसरी चीजों को देखना भी बहुत जरूरी है। यदि शनि और चंद्रमा 7वें भाव से संबंध रखते हैं तो ये दोष लोगों में देखा जा सकता है, लेकिन यदि मेरे अनुभव में यदि ये 7th भाव से जुड़े तो ही इसको दोष मानना चाहिए, पुनर्को दोष। अगर इसको दोष का नाम ना भी दें तो इसको योग का नाम देना चाहिए, क्योंकि ये दोष अगर इसको बोलेंगे तो आजकल के संदर्भ में कोई भी लड़की जो जिस तरह से आजकल का माहौल चल रहा है, उस समय जब लड़की कोई शादी करती है तो उससे पहले किसी रिश्ते को अगर वो खत्म करके दोबारा से दूसरी शादी भी करती है तो इसको हम दोष नहीं मानेंगे। उसमें आजकल के संदर्भ में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हमें इसको फ्लेक्सिबिलिटी से ही लेना चाहिए। अब इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो किस तरह के टेंडेंसी के होते हैं? इस तरह के व्यक्ति क्या होते हैं कि जो शनि चंद्रमा वाले वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में बहुत सोचते हैं, क्योंकि उनके अंदर शनि पुरानी चीजों का कारक है और पास्ट लाइफ को सोचता है। तो इससे व्यक्ति के मन के अंदर पुराने ख्यालात आते हैं, जैसे कि उसको डिप्रेशन की संभावना आती है। तो ये तो हो गया व्यक्ति के मन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो मून इज स्ट्रॉन्गर, यहाँ पर जो मून, अगर हम मून की बात करें, परंतु अगर मून स्ट्रॉन्ग हो या शनि स्ट्रॉन्ग हो, दोनों ही कुंडलियों में अगर ये योग बन रहा है और मून भी स्ट्रॉन्ग है, शनि भी स्ट्रॉन्ग है, तो व्यक्ति ओवरकम कर जाए, क्योंकि उसको सोचने की अगर मून तो ऊपर इफेक्ट आ भी रहा है तो व्यक्ति के अंदर गंभीरता इतनी होती है कि वो अपनी चीजों को ओवरकम कर लेता है। यहाँ पर ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, क्योंकि ये कर्क और मकर राशि को प्रेजेंट करते हैं और इनका जो कॉम्बिनेशन है एक दूसरे का पूरक भी माना जाता है और दूसरे के कंट्रास्ट भी माने जाते हैं। मून हमेशा अपने आप को चेंज करने की कोशिश करता है, मून के अंदर चेंजेबल क्वालिटीज है, इसलिए वो फ्लेक्सिबल होता है। कुछ ऐसे व्यक्ति जो इस तरह के व्यक्ति होते हैं वो अपने मून, क्योंकि ये बचपन का भी है और सैटर्न जो है वो बहुत लंबा चलने वाला मैच्योर प्लैनेट है, यदि इनका कॉम्बिनेशन बनता है तो इस तरह के व्यक्ति अपने घर में पेरेंट्स को बहुत सपोर्ट करते हैं और अपने इनके जो निर्णय होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं। और इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिलायबल होते हैं। इनके जो एंगर है जो स्लो, मतलब इनका जो एंगर है एकदम से ब्लास्ट नहीं होता, ये स्लो एंगर इनको कह सकते हैं। और ये बहुत जल्दी एक्साइट नहीं होते हैं और ये दूसरे लोगों की भी बहुत अच्छी तरह से मदद करते हैं, घर में भी बहुत अच्छी तरह से ये माँ बाप को अपने सपोर्ट करते हैं। और इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं एक तरह से ये कहना चाहिए कि ये मेच्योर पर्सन होते हैं, अपनी उम्र से जो इनकी उम्र होती है उससे ज्यादा ये मेच्योर होते हैं और विचार विमर्श करके कोई भी डिसीजन पे ये विचार विमर्श करके बहुत सोच समझ के आते हैं, यानी धीर और गंभीर स्वभाव के होते हैं। इस योग को समझने के लिए जब चंद्रमा शनि की दृष्टि तीसरी दृष्टि मून पे आती है तो एक तरह से ये इविल इफेक्ट देती है, और 10वें पे आती है तो ये कर्म कारक इफेक्ट देती है। तीसरी दृष्टि जब आती है तो इसका इफेक्ट होता है कि व्यक्ति बहुत प्रयास करेगा अपने कामों में,
और 10वीं दृष्टि आती है तो वो कर्म के अंदर उसको अफेक्ट आता है। तो यहाँ पर ये बहुत पावरफुल होती है। तो इससे क्या अफेक्ट हो सकते हैं लाइफ में? अगर सामान्य तौर पे भी शनि की दृष्टि चंद्रमा पे आती है, पुनर्फु योग नहीं भी बनता, क्योंकि इसमें शनि की दृष्टि तो आ रही है पर चंद्रमा की नहीं आ रही, तो इसमें क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? कार्य में डिले हो सकता है, रिजेक्शन हो सकती हैं, रिजल्ट्स डिले आ सकते हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं और डिनाइल हो। परंतु अगर यदि हम ये कहें, यहाँ पर डिनाइल की बात जब आती है तो डिनाइल के लिए हमें दूसरी चीजें भी देखनी बहुत आवश्यक। इसमें हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति शनि चंद्रमा में व्यक्ति एक बार प्रयास करे और अगर उसका प्रयास सफल नहीं होता तो दूसरी बार प्रयास करे तो उसका प्रयास सफल हो सकता है, क्योंकि शनि चंद्रमा यहाँ डिले करवाता है। तो डिले में वो बार बार प्रयास करेगा, असफल होंगे। तो शनि चंद्रमा युति से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समय अगर हमें ये पता चल गया है कि कुंडली के अंदर शनि चंद्रमा का कनेक्शन है, या वो नक्षत्र परिवर्तन है, या वो एक दूसरे की राशि परिवर्तन में बैठे हुए हैं, 4 और 10 के राशि परिवर्तन में बैठे हुए हैं, क्योंकि ये मान्य होगा, 4 और 11 का मान्य नहीं होगा, क्योंकि उसमें दृष्टि संबंध नहीं लगता। तो कुंभ राशि का मकर राशि से थोड़ा सा ये डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ पर यदि हम इस मान्यता को मान के चलें तो यहाँ पर जो उनकी लाइफ के अंदर चीजें डिले हो सकती हैं और किसी भी तरह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। यदि शनि की पंचम भाव पे जब हम दृष्टि, यदि शनि को जो ना पंचम भाव पे ले तो वहां पर 2 कुटुंब भाव पे, सप्तम भाव पे और 11 भाव पे दृष्टि आती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि सप्तम भाव पे दृष्टि आई तो शादी डिले हो सकती है, सेकंड भाव पे दृष्टि आई तो संतान में डिले हो सकता है, 11वें भाव पे दृष्टि आई तो किसी की उनकी जो इच्छा पूर्तियों में या जो वो गेन करना चाहते हैं या जो इनकम जो उनकी चल रही है उसके अंदर कमी आ सकती है या वो डिले हो सकता है। तो इसका अंदर ये नहीं है कि वो एफर्ट्स करना कम कर देंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि एफर्ट्स भी करवा रही है। शनि की तीसरी दृष्टि एफर्ट्स करवा रही है, शनि की 10वीं दृष्टि कर्म करवा रही है, और शनि की 7वीं दृष्टि बिल्कुल समसप्तक होकर उसको शनि को चंद्रमा को के मन पे प्रभाव जरूर दे रही है, पर यहाँ पर उससे उसके साथ उसका एक समय भी निर्धारित करी, क्योंकि शनि काल भी है। इसलिए हम शनि और चंद्रमा की युति को पूर्ण रूप से नेगेटिव नहीं कह सकते, इसको हम विष योग कहते हैं। उसका भी एक कारण है, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने बताया दूध और सफेद और नीले रंग का जो कॉम्बिनेशन बनता है उससे विष योग बनता है। पर ये इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। शनि क्या है? शनि शिव का रूप है। चंद्रमा क्या है? पार्वती का रूप है। जब शनि और चंद्रमा का योग बनता है तो इसको हम चंद्रमौली योग या हम इसको उमा शंकर योग भी कहते हैं। अब जो शनि है, जो शिव है, वो अपने गले में सांप को धारण करते हैं। सांप क्या है? विषधर है, इसको विषधर भी बोलते हैं। जब इस शिव सांप को धारण करते हैं तो ये विष योग को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि उनके कंठ में विष। तो हम यहाँ पे शनि को, शिव को विष से जोड़ रहे हैं, विषधर से जोड़ रहे हैं, सांप से जोड़ रहे हैं। इसलिए इस योग को शनि, और उनके जो ऊपर उनके जो मस्तक पे जो धारा है वो गंगा की धारा है, यानी चंद्रमा। तो शनि और चंद्रमा शिव के ही रूप है, यानी शनि और चंद्रमा शिव और पार्वती जो कि शिव ने धारण किए हुए हैं, इसलिए इसको विष योग भी बोलते हैं, उमा शंकर योग भी बोलते हैं। अगर ये दोनों शुभ स्थिति में, यानी शुभ स्थिति, अगर शनि और चंद्रमा, शनि तुला राशि में है, चंद्रमा उसके साथ है, तो शनि अपनी मजबूत स्थिति में है तो ये उमा शंकर योग का निर्माण करेगा, यानी शिव पार्वती बहुत प्रसन्न मुद्रा में। यदि शनि और चंद्रमा वृश्चिक राशि में है तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में मंगल की राशि में जाकर, एक तो मंगल हमारा 8वें भाव राशि को प्रेजेंट करता है तो ये अशुभ स्थिति में माना जाता है। तो अगर ये वृश्चिक राशि में चंद्रमा है तो वो अपने आप में ही अशुभ स्थिति में है, और यहाँ पर शनि आकर अपनी अशुभता, यहाँ पर शनि और चंद्रमा दोनों अशुभ हो जाते हैं। तो इसका मतलब शिव पार्वती अप्रसन्न मुद्रा में अनप्लेजेंट स्थिति है, यानी खिन्न अवस्था है। इसका मतलब पति पत्नी का शनि चंद्रमा का, शनि और चंद्रमा यदि पति पत्नी के देखें, उनकी मन की अवस्था देखें तो मन की अवस्था वो प्लेजेंट होगी या अनप्लेजेंट होगी। यदि शनि मजबूत है, चंद्रमा मजबूत है, मीन्स शनि चंद्रमा का पुनर्व योग भी है तो भी वो प्लेजेंट अवस्था में है, वो खुश है। और यदि वो शनि चंद्रमा नीच राशि में आ गए हैं, या शनि अपनी ही नीच राशि में आ गया है, मेष राशि में आ गए, ये मंगल की राशि, तो मेष राशि में आ गया, चंद्रमा उसके साथ आ गया, ये शनि या चंद्रमा सप्तम में आ गया, शनि चंद्रमा का आपस में कोई कनेक्शन बन गया है तो वो अनप्लेजेंट, क्योंकि मंगल एग्रेशन देता है, मंगल ईगो देता है, मंगल अहंकार देता है जो पति पत्नी के अंदर, क्योंकि मंगल काल पुरुष का लग्नेश होने से वो पति और पुरुष का रूपी, और अष्टम राशि उसके मंगल की वृश्चिक राशि। तो यहाँ पर जो शनि का मेष से वृश्चिक से कनेक्शन, चंद्रमा का मेष से वृश्चिक से कनेक्शन अच्छा नहीं माना जाएगा, परंतु तुला में, वृष में यहाँ पर शनि प्रसन्न मुद्रा में रहेगा, क्योंकि तुला भी शुक्र की राशि है, वृष राशि में भी शनि का प्रभाव अच्छा रहेगा, बुध की राशियों में भी, जो मित्र राशियों में भी शनि का प्रभाव अच्छा रहेगा।
इसी तरह से चंद्रमा अपने मित्र राशि में बहुत अच्छा प्रभाव देगा और शनि अपनी मित्र राशि में बहुत अच्छा प्रभाव देगा। अब नीच चंद्रमा और वृश्चिक जब इस तरह से आते हैं तो यहाँ पर डरने की आवश्यकता नहीं है कि शनि चंद्रमा का योग बन गया और सारी जिंदगी ऐसे ही रहेंगे। इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें जब शनि चंद्रमा यदि अशुभ स्थिति में हो जाए तो यहाँ पर व्यक्ति को शिव की आराधना करनी चाहिए। मैं 2 कुंडलियां डिस्कस करती हूँ। ये एक फीमेल की कुंडली है, वृश्चिक राशि की कुंडली है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि चंद्रमा जब यदि वृश्चिक राशि में अपनी नीच राशि में आ जाएगा तो वो अपने आप में ही वो वीकनेस और निर्बली हो गया। और अष्टम का चंद्रमा अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वो डीप थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग देता है। यहाँ पर वृश्चिक राशि का उदय हुआ है लग्न में। ये एक फीमेल की कुंडली है, इनकी 16 साल की शादी हो गई है। चंद्रमा यहाँ अष्टम में बैठा है और शनि 4th हाउस का लॉर्ड होकर, 3rd हाउस का लॉर्ड होकर 11वें भाव में बैठा है और चंद्रमा पे दृष्टि संबंध बना रहा है। या चंद्रमा पे दृष्टि संबंध होने से ऐसा लग रहा है कि शनि का तो संबंध है परंतु चंद्रमा का संबंध नहीं है। चंद्रमा का संबंध वृश्चिक राशि से लग रहा है और 7th भाव से हो रहा है। परंतु यदि हम इसके नक्षत्र को देखें तो यहाँ पर नक्षत्र चंद्रमा और शनि के, जो चंद्रमा है वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र में है और शनि कन्या राशि में यहाँ पर शनि चंद्रमा हस्त नक्षत्र में, तो ये दोनों का नक्षत्र परिवर्तन माना जाएगा। तो यहाँ पूर्ण रूप से यहाँ पर पुनर्भू योग बनता है इस फीमेल के लिए। ये फीमेल की जब शादी हुई थी 16 साल पहले, तो इनकी जिस व्यक्ति से एंगेजमेंट हुई थी किसी कारण से वो एंगेजमेंट और कार्ड वगैरह छपने के बाद भी वो उनका बात पूरी नहीं हुई थी और बाद में कुछ रुकावट आने से इनकी एंगेजमेंट टूट गई। जब इनकी एंगेजमेंट टूटी उसके बाद जिस वजह से इनकी एंगेजमेंट टूटी थी वो बात की, जैसे कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम आपस में आई थी तो वो बात सुलझ गई, वापस समझौता हो गया और नई डेट निकालकर इनकी शादी उसी व्यक्ति से हुई। यहाँ पर ये मैं कहना चाहती हूँ कि पुनर्भू योग ने फीमेल कुंडली में जब पुनर्भू योग लगा तो इनकी एंगेजमेंट एक बार टूट गई और एक तरह से वो शादी पूरी तरह से रद्द हो गई, कैंसिल हो गई। यहाँ पर कैंसिलेशन आ गया एक एंगेजमेंट का। उसके बाद जब शादी के लिए दोबारा बात उठी तो वो उसी व्यक्ति से शादी हुई। तो यहाँ पर पुनर्भू योग बना, यानी पुनर्भू योग बना, जो वो लड़की दोबारा से सेटल्ड हुई उसी व्यक्ति के साथ। परंतु यहाँ पर जो पुनर्भू योग है वो उनका नक्षत्र परिवर्तन भी है, इनका चंद्रमा अपने आप में पीड़ित भी है और मंगल, शुक्र भी नीच का है और मंगल भी नीच का। तो यहाँ पर जो स्थितियां बनी पुनर्भू योग की, अगर इनका चंद्रमा बली होता, मंगल बली होता, शुक्र बली होता तो इनकी शादी में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। आज 16 साल की शादी के अंदर ये इन्हें अपने पति से या पति पत्नी को आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से असंतोष की भावना है और कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कलह क्लेश की भावना रहती है घर के अंदर, क्योंकि ये जो शनि है 4th का लॉर्ड भी है और एक तरह से ये पंचम को भी अफेक्ट कर रहा है और 4th भाव का होने से और ये इस तरह इनका जो संबंध है आपस में वो अच्छा नहीं चल रहा। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर शनि और चंद्रमा कुंडलियों में स्ट्रांग हो जाएं तो पुनर्भू योग का प्रभाव कम हो जाता है। और शनि चंद्रमा यदि स्ट्रांग ना हो तो अगर योग एक बार कैंसिल भी हो गया है, रद्द भी हो गया है, तो दोबारा से भी लाइफ अच्छे से सेटल हो सकती है। उसके लिए मैं एक और उदाहरण दूंगी जिसमें कि शनि और चंद्रमा का किस तरह से शुभ प्रभाव है। ये सेकंड कुंडली मेल कुंडली है, इसके अंदर लग्न कर्क उदय हुआ है, यानी चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा 7वें भाव में बैठा है और अपने ही लग्न को, अपने ही भाव को, प्रथम भाव को, लग्न को बलि कर रहा है। साथ में बृहस्पति है, बृहस्पति नीच का है और चंद्रमा के साथ मिलकर यहाँ पर गज कैसे योग का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर शनि सप्तमेश है और अष्टमेश भी है। शनि सप्तमेश अष्टमेश होकर जब पंचम भाव में बैठकर सप्तम को, 11 को और 2 को दृष्टि दे रहा है, या सप्तम, 11 और 2 भावों को इसने अपने पकड़ में ले लिया, तो इनकी शादी डिले हुई है, नंबर 1। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर शनि अपने ही नक्षत्र में है और चंद्रमा भी अपने ही नक्षत्र में है। शनि जो है अनुराधा नक्षत्र में है और चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में है। तो एक कारण इनकी एक एंगेजमेंट, जब इनकी शादी डिले हुई थी और शादी के जब इनकी एंगेजमेंट हो गई तो अपने एंगेजमेंट में इनकी एंगेजमेंट टूट गई और ये कारण इनका खुद ही था क्योंकि ये इनका मेंटल लेवल उसके साथ मैच नहीं कर रहा था। तो शनि जब पंचम भाव में आता है सप्तमेश होकर, अष्टमेश होकर, तो पंचम भाव के जो कारकत्व हैं, इमोशंस, भावनाएं, और वो चंद्रमा के को दृष्टि देने से इनके मन में जो भावनाएं हैं वो एक व्यक्ति के साथ, जो अपने स्पाउस के साथ या वुड बी के साथ
वो सेटलमेंट नहीं होती है। जब ये योग रद्द हुआ, कैंसिल हुआ, तो इनकी जब दूसरी एंगेजमेंट हुई और जो उसमें उसी साल दूसरी शादी हुई, तो ये अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छे और 4 साल से बहुत खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि चंद्रमा बली है, बृहस्पति का साथ है, बृहस्पति यहाँ पर चंद्रमा को शुभ कर रहा है। बृहस्पति की अपनी क्वालिटीज हैं जो आशीर्वाद देता है, लग्न को भी आशीर्वाद दे रहा है, 11वें भाव को भी आशीर्वाद दे रहा है, थर्ड हाउस को भी आशीर्वाद दे रहा है। और यहाँ पर सबसे शुभ बात जो शनि है वो पंचम भाव को रुकावट जरूर दे रहा है, उसने इनकी शादी को डिले जरूर किया है, पर इनकी क्योंकि सप्तमेश होकर वो अपने भाव को भी देख यानी कि अपने भाव को सेव कर रहा है। अष्टमेश होकर वो थोड़ा सा रुकावट जरूर देता है, पर एक बार जब रुकावट निकल जाती है तो सेकंड टाइम में जब ये सेटल होते हैं इस तरह के लोग, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से अपनी लाइफ को चलाते हैं, क्योंकि इनमें जो मेच्योरिटी की भावना है, जो समझदारी की भावना है, वो इनकी लाइफ को चलाने के लिए वो चंद्रमा पे इतना अफेक्ट नहीं आता, क्योंकि ये शनि पंचम भाव में सोच रहे हैं, क्योंकि हमारा शनि जो पंचम भाव है बुद्धि का भाव भी है, और शनि यहाँ पर बैठकर इस जगह पर बुद्धि को स्थिर कर रहा है, बुद्धि को चंचल नहीं कर रहा, क्योंकि जो हमने पहली कुंडली देखी उसमें जो चंद्रमा था लग्न में बैठकर वृश्चिक राशि, उस लेडी को अपने आप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, उनको हेल्थ वाइज भी बहुत प्रॉब्लम्स है, और उनको अपने पति से भी प्रॉब्लम्स हैं, और उनको अपने कई तरह से वो लाइफ में अपने आप को सेटल नहीं कर पाती है। सबसे पहला हम लोगों का क्या होना चाहिए कि लाइफ कैसे भी चलती रहे, किसी भी तरह की परेशानियां आए, पर हम खुद को सेटल कैसे रख सकते, खुद को सेटल रख सकते हैं हम चंद्रमा को बल बढ़ाकर, सूर्य को बल बढ़ाकर, यानी चंद्रमा और सूर्य दो हमारी शक्तियां हैं, ये एक तरह से हमारे आधार स्तंभ हैं, और साथ में जो गुरु का आशीर्वाद, सूर्य चंद्रमा और गुरु, ये 3 आशीर्वाद से अगर हमें, और शुक्र क्या है हमारा भोग, सप्तम भाव को प्रेजेंट करता है, हम शुक्र के भोग और उसके काम शक्ति तक कोई भी व्यक्ति या जातक या जातिका नहीं पहुंच सकते जब तक हमारे खुद का मन स्थिर ना हो, या चंद्रमा को हम बैलेंस ना कर लें, या सूर्य को बैलेंस ना करें। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, चली जाती हैं, कई तरह के घटनाएं होती हैं, कई तरह की घटनाओं का मन पे प्रभाव होता है, और सब तरह की चीजें लाइफ में हमें देखनी होती है। अगर हम उन चीजों से घबरा जाएंगे और बैठ जाएंगे और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, तो यहाँ पर पुनर्फु योग जो है वो पूरी तरह से अपना अफेक्ट जरूर दिखाए। पुनर्फु योग को कैंसिल करने का सीधा तरीका यही है कि अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना है, शनि अपने कर्म को स्ट्रॉन्ग करना है। मन अगर स्ट्रॉन्ग नहीं भी होता, वीक होता है, तो अपने शनि को स्ट्रॉन्ग करें। शनि को स्ट्रॉन्ग मतलब अपने कर्म करते रहें, निरंतर अपने कर्म करते रहें, क्योंकि शनि एक ऐसा प्लेनेट है जो आखिर में जाकर बहुत सारी मुसीबतों के बाद, बहुत सारी आखिर में अंत में वो कर्म का फल जरूर देता। और चंद्रमा मन का कारक है, मन को तो संभालना, मन को कंट्रोल करना हमारे खुद के हाथ में ही है, कोई दूसरा व्यक्ति आकर हमारे मन को कंट्रोल नहीं करे। तो मेरा कहना ये है कि पुनर्फु योग कुंडलियों में लगेंगे, लगते रहेंगे, और जहां जहां पर ये योग लगेंगे, जहां जहां पर इसका इफेक्ट आएगा, जिस भाव से भी इफेक्ट आएगा, उस भाव में वो देरी होगी, असुविधा होगी, परेशानी होगी, दोबारा से उसको सेटल करना पड़ेगा। तो सेटल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेटल लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सेटल करके दोबारा से सेटल की जा सकती हैं, परंतु यहाँ और साथ में शनि, शिव और पार्वती की आराधना, शिव की आराधना, ओम नमः शिवाय, शिव की आराधना जिसने कर ली उसने मन को पा लिया, उसने मन को पार कर लिया। अब मैं इसको ये समाप्त करती हूँ, धन्यवाद, और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो सबको बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।